नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी शिक्षार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। आइए हम सब लोग अध्ययन आज करते हैं अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो आइए अध्ययन करते हैं अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इसके पूर्व हम सब लोगों ने अधिगम अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में अध्ययन किया था और अभिप्रेरणा के बारे में हम सब लोगों ने अध्ययन किया कि अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, अभिप्रेरणा का चक्र और अभिप्रेरणा के प्रकार। आज हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा किस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आधुनिक संदर्भ में मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में अधिगम जो है वो अभिप्रेरणा पर ही आधारित है। व्यक्ति उतना ही सीखता है जितना अधिक वो अभिप्रेरित होता है, और अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो फिर बालक को या अधिगमकर्ता को सिखाया नहीं जा सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका मैं हिंदी रूपांतर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप अपने घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना या न पीना घोड़े की इच्छा के ऊपर निर्भर है। अर्थात तो वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी नहीं पिएगा। अभिप्रेरणा उसकी अगर बलवती नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। और अगर अभिप्रेरित बालक या अधिगम करता होता है तो उसका प्रभाव अधिगम पर क्या पड़ता है। बहुत पुरानी महाभारत काल की कहानी है कि आचार्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो वो एकलव्य की शिक्षा प्राप्त करने की जो अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, वो एक प्रकार की अभिप्रेरणा ही थी, जिससे कि एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसमें अपने आचार्य को देखा और उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर ली। तो हो सकता है ये किंवदंती हो या महाकाव्यों की कल्पना हो, लेकिन यथार्थ रूप में इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये भाव होते हैं व्यक्ति के अंदर जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, या कह लीजिए तो क्रियाशील बनाने के लिए या सक्रिय बनाने के लिए एक दबाव उत्पन्न करते हैं, एक उद्वेग, या कह सकते हैं कि अंतर्नोद व्यक्ति के व्यवहार में या आंतरिक हलचल उत्पन्न होती है जो उसको क्रियाशील या सक्रिय बना देती है। और ये सक्रियता तब तक बनी रहती है जब तक अधिगमकर्ता के द्वारा उस वस्तु को या क्रिया को या कौशल को या ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाता, सीख नहीं लिया जाता। तो कहते हैं ना कि जिज्ञासा और कौतूहल सीखने की प्रक्रिया में बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं, और जिज्ञासा और कौतूहल व्यक्ति में तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई विचित्र वस्तु आपको दिखाई देती है और आप उससे अभिप्रेरित नहीं होते हैं तो आप ना तो उसके बारे में सोचेंगे, ना आप उसके बारे में ध्यान देंगे, ना आप उसके बारे में घर आकर के किसी पे चर्चा या परिचर्चा विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अगर वो वस्तु आपको जरा सी भी अभिप्रेरित करती है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ न केवल उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, वरन पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार माध्यमों में, संचार माध्यमों के द्वारा आप उसके बारे में जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज की शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है शिक्षक का कार्य है बालकों को अभिप्रेरित कर देना, और सीखने का जो कार्य है ये तो बालकों के ऊपर या अधिगमकर्ता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बालक को केवल अभिप्रेरित कर देना शिक्षक का कार्य है, बाकी तो सीखना सिखाना सब कुछ उसको है। हम कह सकते हैं कि अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन
और अच्छे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं वे अपने बालकों को अभिप्रेरित करते हैं। तो कह सकते हैं कि बालकों को अभिप्रेरित कर देना सबसे बड़ा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण या आयाम या फैक्टर या कारक माना जा सकता है। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि अधिगम और अभिप्रेरणा का क्या संबंध है, और अधिगम प्रक्रिया में अधिक से अधिक अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए या बालक को अधिक से अधिक अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक के द्वारा क्या कार्य किया जाना चाहिए। पहला जो कार्य किया जाना चाहिए वो ये है कि अधिगम कर्ता में सीखने या अधिगम की सीखने की आवश्यकता उत्पन्न करनी चाहिए। इसको शिक्षक को किसी न किसी तरह से शिक्षक को अपने अनुभव, अपने कौशल, अपने चातुर्य, अपने ज्ञान के द्वारा अपने अधिगमकर्ता में या सीखने वाले विद्यार्थियों में आवश्यकता उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालक तब तक किसी चीज को सीखने के बारे में लालायित नहीं होते, जिज्ञासु नहीं होते, या कौतूहल उनके मन में उत्पन्न नहीं होता, उत्कंठा नहीं उत्पन्न होती, जब तक कि वो आवश्यकता ना महसूस करें। तो सर्वप्रथम शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बालकों में अधिक से अधिक आवश्यकता सीखने के संदर्भ में उत्पन्न करें, और जो सिखाया जा रहा है, जो विषय वस्तु बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में आवश्यकता इस प्रकार उत्पन्न करें कि बालकों को या अधिगमकर्ता को ये लगना चाहिए कि ये सीखना हमारे जीवन के लिए और भावी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और न केवल आवश्यकता उत्पन्न करनी चाहिए, वरन सीखने से क्या लाभ होंगे, क्यों सीखा जाना चाहिए, इसको भी विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को शिक्षक के द्वारा बताया जाना चाहिए, जिससे कि सीखा गया ज्ञान बाद की परिस्थितियों में ज्यादा सार्थक हो सके। और अगर ऐसा किया जा सकता है तो निसंदेह रूप से बालक जो हैं अधिगम प्रक्रिया में सदैव अभिप्रेरित बने रहेंगे, और अभिप्रेरित बने रहेंगे तो उनके द्वारा अधिगम प्रक्रिया बड़े सुचारुपूर्ण ढंग से संपन्न की जा सकती है। और नंबर 2 जो कार्य करना चाहिए शिक्षकों को, वो ये है कि अपने बालकों में आकांक्षा का स्तर जो है, ये उनकी क्षमता और उनके पूर्व ज्ञान के आलोक में करना चाहिए, ध्यान दीजिए, आकांक्षा का जो स्तर है, कहते हैं प्रत्येक बालक महत्वाकांक्षी होता है, और अगर महत्वाकांक्षी नहीं है तो शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने बालक को महत्वाकांक्षी बनाए, उसके अंदर सीखने की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा उत्पन्न करे, तभी तो वो आगे अभिप्रेरित होकर के सीखेगा। लेकिन ये जो आकांक्षा या महत्वाकांक्षा है, इसका लेवल या स्तर जो है, शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि छात्र की क्षमता और पूर्व ज्ञान के आलोक में होना चाहिए। अगर ये उसकी क्षमता के बाहर चला गया तो छात्र में भगनासा, कुंठा, अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आकांक्षा का स्तर तो उत्पन्न करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये आकांक्षा का जो स्तर है वो छात्रों की क्षमता और उनके पूर्व ज्ञान या उनके पूर्व में सीखे गए अधिगम के आलोक में ही इसको रखना चाहिए, जिससे कि छात्रों में भगनासा, कुंठा, अंतर्द्वंद, चिंता आदि का समावेश न हो, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो सदैव अच्छे ढंग से संचालित होती रहे। तो कहा जा सकता है कि अपने छात्रों में आकांक्षा का जो स्तर है या लेवल है, एक शिक्षक को ये उत्पन्न करना चाहिए। और आकांक्षा ही तो वो चीज है, कल मैंने अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में
चर्चा करते हुए एक प्रसंग के रूप में कहा था कि यश मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़े संघर्ष किए जाते हैं। तो ये कोई व्यक्ति ये यश मान प्रतिष्ठा इनके लिए संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति को ये जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं वो उनको यश प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों में सदैव यश प्राप्त करने की अभिलाषा, सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा, गौरव की अभिलाषा उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसी को हम कह सकते हैं कि आकांक्षा का जो अवसर है वो अपने छात्रों में सदैव बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं तीसरा जो क्रमांक है वो पाठ्य को पढ़ाते समय पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है पाठ्य सागामी क्रियाओं के आयोजन के द्वारा अभिप्रेरित करने का छात्रों को एक सबसे सशक्त माध्यम है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय से संबंधित या अपने विषय से संबंधित न होने पर भी पाठ्यसागामी क्रियाओं का पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं तो ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज भी इनको कहा जाता है, अतिरिक्त क्रियाएं हैं। लेकिन ये क्रियाएं बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए बड़ी सहायक होती हैं। इनके द्वारा बालकों में कर्तव्य बोध, परिश्रम के प्रति निष्ठा, मानवता के प्रति विश्वास, संघर्षशीलता, कभी हार मानने की न इच्छा, अर्थात एक कविता के द्वारा की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। एक छोटी कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, क्रीड़ा प्रतियोगिता के माध्यम से, सामुदायिक कार्यों के माध्यम से या सेवा भावना, त्याग भावना, ये सारी बातें छात्रों में हम पाठ्यसागामी क्रियाओं के आयोजन के द्वारा उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। और एक बार अगर पाठ्यसागामी क्रियाओं के द्वारा वो अभिप्रेरित हो गए तो उस अभिप्रेरणा का हम उनके अधिगम प्रक्रिया में भी उपयोग कर सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे होते हैं या उपलब्धि परक होते हैं वो पाठ्यसागामी क्रियाओं में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पठन पाठन में उतनी रुचि का प्रदर्शन ना कर पाते हो लेकिन पाठ्यसागामी क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके बहुत तत्परता पूर्वक भाग लेते हैं। तो उनकी प्रतिभा का उपयोग वहां पर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्यापक को अपने सभी छात्रों को अभिप्रेरित करना है, केवल गिने चुने छात्रों को अभिप्रेरित नहीं करना है। तो सभी छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए पाठ्यसागामी क्रियाएं जो हैं वो एक सशक्त माध्यम है। तो पाठ्यसागामी क्रियाओं के आयोजन के द्वारा बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नाटक के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक या कह लीजिए कि अभिरुचिपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा अपने छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। उत्सव मना करके, जयंतियां मना करके हम अपने छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि अगला जो क्रमांक अभिप्रेरणा का अधिगम के क्षेत्र में आता है कि विषय वस्तु या कह सकते हैं विषय वस्तु या पाठ्यक्रम जो है का प्रस्तुतिकरण सदैव क्या होना चाहिए? अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए या अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। जो भी हम कहेंगे शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु या अपने विषय को, पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु छात्रों के या अधिगमकर्ता के अभिरुचि पर आधारित होनी चाहिए। यदि शिक्षकों को लगता है कि इसमें विषय वस्तु का समावेश पाठ्यक्रम में कुछ इस प्रकार किया गया है
कि वो अभिरुचिपूर्ण नहीं है, तो शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य ही है कि वह विषय वस्तु को अभिरुचिपूर्ण बनाए और फिर अपने छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे। तो कहा जा सकता है शिक्षक का प्रमुख कार्य है कि वो अपने छात्रों में सदैव अभिप्रेरित उनको करने के लिए, अभिप्रेरणा जागृत करने के लिए विषय वस्तु या पाठ्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है वो छात्रों की अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। और यदि विषय वस्तु को अभिरुचि पर आधारित कर दिया गया तो निसंदेह रूप से छात्रों की अभिप्रेरणा जो है वो सदैव बनी रहती है और छात्र अभिप्रेरित होते रहते हैं, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बड़े सुचारुपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती रहती है। फिर अगला बिंदु हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है या सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षक के द्वारा, वो छात्रों की क्षमता एवं अभिवृत्ति पर आधारित होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, छात्र अभिप्रेरित तब होते हैं जब उनको जो कुछ सिखाया जा रहा है वो उनकी अभिक्षमता के अनुकूल हो। अगर विषय वस्तु छात्र की अभिक्षमता के अनुकूल है तभी वो अभिप्रेरित हो सकता है। एक छोटे से बालक के समक्ष अगर हम गणित या विज्ञान के जटिल नियमों का शिक्षण करें तो जाहिर सी बात है कि वो उससे ना तो अभिप्रेरित होगा, ना तो उसके लिए कोई अर्थ है, ना कोई महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया छात्रों को तब अभिप्रेरित करती है और उनमें उचित अभिप्रेरणा का अवसर बनाए रखती है जब शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला शिक्षण जो है ये छात्रों की अभिक्षमता और अभिवृत्ति के अनुकूल होनी चाहिए। और कहा जा सकता है कि हो सकता है कि एक दो विद्यार्थी ऐसे हों जो बड़े प्रखर हो, प्रतिभाशाली हो और उनकी अभिक्षमता थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन या उनका सकारात्मक दृष्टिकोण अभिवृद्धि हो, लेकिन क्लासरूम में शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना है, केवल कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नहीं चलना है। सभी को अभिप्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्हें अपने शिक्षण प्रक्रिया को या सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को छात्रों की अभिक्षमता और अभिवृद्धि पर आधारित करना पड़ेगा और जिससे कि छात्र जो है वो सदैव अभिप्रेरित होते रहे। और कहा जा सकता है अगला क्रमांक जो है पुनर्बलन एवं प्रोत्साहन का प्रयोग। ध्यान दीजिए, अभिप्रेरणा या अधिगम में प्रोत्साहन या पुनर्बलन का बड़ा स्थान है। मैं बार बार कहता हूं, एक उदाहरण छोटा सा देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पहला कदम चलना अपने माता पिता की उंगली पकड़कर या अपने भाई बहन जो हमसे बड़े थे उनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा है। लेकिन जब हम खड़े होते थे, थोड़ा सा गिर पड़ते थे, याद कीजिए सभी लोग, तो हमारे माता पिता या हमारे परिवार के बड़े सदस्य ताली बजा करके हमको प्रोत्साहित करते थे। तो ये ताली उनका बजाना हमें और अच्छे ढंग से खड़ा होने के लिए अभिप्रेरित करता था। और विश्वास मानिए, अगर उनके द्वारा उत्साहवर्धन न किया जाता, उनके द्वारा बार बार पुनर्बलन न दिया जाता, तो निश्चित रूप से चलने की प्रक्रिया हम एक लंबे समय में सीख पाते। तो कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पर ये सत्य सिद्धांत स्थापित हो चुका है, बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का सबसे सच्चा माध्यम है कि बालकों को पुनर्बलन प्रदान करना या उन्हें प्रोत्साहित करना। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा करते रहने से बालक जो है वो सीख जाते हैं। वही बात मुझे याद आ रही है, महर्षि वाल्मीकि जो है वो साधुओं के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर जो कल तक डंकू का कार्य करते थे वो आदिकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी तरह के अभिप्रेरणा जो है उसको बनाए रखने के लिए शिक्षक को सदैव पुनर्बलन और प्रोत्साहन का उपयोग
करते रहना चाहिए। और इसके पश्चात हम कह सकते हैं अगला जो क्रमांक आता है वो आता है छात्रों के बीच में या अधिगमकर्ता, जो भी हम कह लें अधिगमकर्ता के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्लास में 40 या 60 विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगिता तो सबके बीच में है, लेकिन प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास आना चाहिए, लेकिन अकल पे, नकल पे नहीं। फर्स्ट क्लास आना चाहिए, अकल पे। ये भावना शिक्षक को अपने छात्रों में विकसित करनी चाहिए। तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए। आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता का युग है और इसके अभाव में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरह से बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के बीच में किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। और स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करके अभिप्रेरणा के अवसर को बनाए रखा जा सकता है और छात्रों को उचित तरीके से अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में स्वस्थ प्रतियोगिता जो है वो महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं या शिक्षकों के द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए और जो कार्य किया जा सकता है, आइए उन पर विचार करते हैं। वैज्ञानिक मूल्यांकन विधियों का प्रयोग, मूल्यांकन विधियों का प्रयोग और प्रगति का बोध या प्रगति का ज्ञान, जो भी हम कहें। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। आज के समय शिक्षा मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों के द्वारा बहुत सारी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विधियां ढूंढ ली गई हैं और आज के संदर्भ में तो कहा जाता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सदैव मूल्यांकन होते रहना चाहिए। तो मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग अधिगम प्रक्रिया में करना चाहिए शिक्षक को, और जो परिणाम प्राप्त हो तो परिणाम जो है वो प्रगति का ज्ञान विद्यार्थियों को समय समय पर होते रहना चाहिए। अगर प्रगति का ज्ञान विद्यार्थियों को समय समय पर होते रहेगा या होता रहता है तो प्रायः मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में ये पाया गया है, कई बार प्रयोग करके मनोवैज्ञानिकों द्वारा देखा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में जब विद्यार्थियों को उनकी प्रगति से परिचित कराया जाता है तो वो ज्यादा सार्थक ढंग से, ज्यादा अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारक या चरण है कि अपने छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए या सिखाई गई विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए और वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा उनका मूल्यांकन करने पर जो प्रगति हुई है उससे उन्हें अवगत कराया जाए तो उनके अभिप्रेरणा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला जो हम क्रमांक ले सकते हैं वो ये है कि सांवेगिक स्तर पर छात्रों या अधिगमकर्ता, जो भी हम कहें, छात्रों की भावनाओं का पोषण। ध्यान दीजिए, छात्र जो होते हैं या अधिगमकर्ता जो होते हैं, अभिप्रेरणा का संबंध भी एक प्रकार से संवेगों से, उद्वेलन से या हम कह सकते हैं अंतर्नोद से, चालक इत्यादि से है। तो छात्र सीखने की प्रक्रिया में कई प्रकार के संवेग का प्रकटीकरण करते हैं। एक संवेग आता है, फिर दूसरा आता है और कहते हैं छात्रों में सांवेगिक स्थिरता लाना शिक्षक का कार्य है और शिक्षक सांवेगिक स्थिरता ला करके अपने छात्रों को परिश्रम के प्रति
कर्तव्य पालन के प्रति, ईमानदारी के प्रति, सहिष्णुता के प्रति अभिप्रेरित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि संवेगों के प्रशिक्षण के द्वारा ही तो मानवता में विश्वास छात्रों में उत्पन्न किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अहिंसा, परमो धर्मा, सत्यमेव जयते, ये सारी भावनाएं छात्रों में संवेगों के प्रशिक्षण के द्वारा ही तो शिक्षक उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्रों को सांवेगिक रूप से भी प्रशिक्षित करना चाहिए, और जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि अपने छात्रों को उनके द्वारा अभिप्रेरणा का अवसर जो है वो बनाए रखा जा सकता है। और फिर एक अगला जो बिंदु हम ले सकते हैं वो ये है कि दंड या निंदा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दंड या निंदा का प्रयोग आज के संदर्भ में माना जाता है कि छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि दंड या निंदा से थोड़े समय के लिए छात्र अभिप्रेरित होते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। और दंड या निंदा से कभी कभी उनके अंदर बड़ी आत्महीनता की भावना या कुंठा की भावना, भग्नाशा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो कि बड़ी हानिकारक हो सकती है, और उनका व्यक्तित्व जो है वो विघटित हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए आज के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक बार बार इस बारे में शिक्षकों को, अभिभावकों को सावधान करते हैं कि कभी भी छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए दंड या निंदा जैसे शब्दों का उपयोग या प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिनिगम और अभिप्रेरणा में अटूट संबंध है, और किसी भी व्यक्ति या बालक या अधिगमकर्ता के द्वारा उतना ही सीखा जाता है जितना कि वो अभिप्रेरित होता है। जैसे ही उसकी अभिप्रेरणा धीमी पड़ जाती है तो सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास जो है वो मंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, और एक समय तो हम कह सकते हैं कि वो प्रयास करना बंद कर देता है। आखिर क्या कारण है कि सफलता तो बाद में मिलने वाली है, लेकिन उस सफलता के लिए जैसे कोई किसान अपने खेतों की तैयारी करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है। अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे खेत कृषि कार्य में संलग्न है, या किसान खेत में संलग्न है, अपना कार्य कर रहा है। लेकिन किसान को आज जो वो खेत की जुताई कर रहा है, निराई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है, तो उसे अपने खेत में लहलहाती हुई फसल दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार से अपने छात्रों में परिणाम का ज्ञान या परिणाम से उत्पन्न होने वाला फल या सीखे जाने के उपरांत, अधिगम प्रक्रिया के उपरांत जो प्राप्त होने वाला फल है या ज्ञान है, कौशल है, दक्षता है, प्रवीणता है, उससे सदैव अपने छात्रों को परिचित कराते रहना चाहिए। और जितना अधिक अच्छे ढंग से एक शिक्षक अपने छात्रों को इन चीजों से परिचित कराएंगे, उनके द्वारा उतने ही अच्छे ढंग से कहा जा सकता है, अपने छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। और एक शिक्षक का सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरित करने का कार्य है। और आज के संदर्भ में तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों द्वारा या परीक्षणों द्वारा ये साबित हो चुका है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक जो है अगर अपने छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर देते हैं या ये कार्य उनके द्वारा सही ढंग से संपन्न कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं। हमारे देश के महान राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, वो उनकी पंक्तियां मुझे इस समय बड़ी प्रासंगिक लग रही हैं। वो कहा करते थे कि आपको अपनी क्लास में पिछली बेंच पर बैठा हुआ सबसे पीछे बैठा हुआ छात्र पूरी क्लास का सबसे अधिक प्रतिभाशाली छात्र हो सकता है।
आवश्यकता है केवल उस छात्र को प्रोत्साहित किए जाने की। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक शिक्षक जब अपने छात्रों को अभिप्रेरित करते हैं तो एक प्रकार से वो पूरे के पूरी क्लासरूम को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं। और शिक्षक का कार्य क्या है? अपने छात्रों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। तभी तो स्किनर महोदय कहते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अर्थात जहां कहीं अभिप्रेरणा है वहीं अधिगम हो सकता है, अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो अधिगम नहीं हो सकता है। महाभारत काल का एक छोटा सा प्रसंग आता है कि अर्जुन एक दिन उठे और रात में उनको कुछ आवाज सुनाई दी, तो वो जाकर के देखा उन्होंने रसोई घर में, तो भीम जो थे वो भोजन कर रहे थे। और भीम जो भोजन कर रहे थे उन्होंने कहा भैया गुरु माता ने आपको भोजन तो दिया था। भीम ने कहा कि जितना भोजन मुझे प्राप्त होता है उससे तुम्हारा काम चल सकता होगा, मेरा नहीं। मुझे अधिक भोजन चाहिए तो मैं अधिक भोजन खाने के लिए उठ करके रसोई घर में चला आया। अर्जुन ने पूछा कि भैया रात में आपको कैसे दिखाई देता है? तो भीम ने कहा कि हाथों में आंखें होती हैं और ये हाथ केवल मुंह तक ही आते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। तो अर्जुन इस बात पे अभिप्रेरित हुए और उन्होंने कहा कि यदि रात्रि में अंधकार में भोजन किया जा सकता है तो अंधकार में संधान क्यों नहीं किया जा सकता, लक्ष्य का भेदन क्यों नहीं किया जा सकता। और उसी दिन से अर्जुन ने रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। और फिर उसके बाद का जो परिणाम है वो हम सब लोग जानते हैं। तो कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही प्रभावकारी है। तो शिक्षक के रूप में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने छात्रों को अधिक से अधिक अभिप्रेरित करते रहें। इसके साथ ही आगे आने वाले समय में हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।